ओके। हाँ, कल तक की तासिका में हम सभी लोगों ने देखा कि यात्रा साहित्य क्या होता है, और यात्रा साहित्य के जरिए हम लोग ये भी प्राप्त कर चुके हैं कि जिसके द्वारा यात्रा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, साथ ही में हम सभी लोगों ने यात्रा का पूरा दस्तावेज यदि हम कहे उसे भी प्राप्त कर लिया हुआ है। तो जैसे विकासात्मक अध्ययन की यदि बात करते हैं तो भारतेंदु युग के दौरान यात्रा साहित्य की जो विशेषताएं थी, उस विशेषता को भी हम बड़ी अच्छे से समझ चुके हैं। शायद ही आप लोग उसे अच्छे से लिया। तो आज की तासिका में द्वितीय युग भी हमारा हो गया है, शायद आपको याद आ रहा होगा। द्वितीय युग की बातें छायावाद काल में भी, छायावादोत्तर काल की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उसके साथ साथ यात्रा वृत्त का जो राहुल सांकृत्यायन, चूंकि वो घुमटकर प्रवृत्ति के थे, उनकी जापान यात्रा, जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का उनका रोचक वृत्त, ये सभी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों आज की तासिका का एंड हमारा इस प्रकार से होगा, क्योंकि आपको यह बुक के लिए बुक दिखाई दे रही है आपको? जी, हमारे हाथों की बुक दिखाई दे रही है, छाया, ये जो है मेरी जापान यात्रा, तो ये बुक हमें मिल गई है ना। तो कल की तासिका से हम इसी के पॉइंट्स की ओर हम लोग अपना दृष्टिक्षेप करेंगे। तो छायावादोत्तर काल के बीच में भी हमने बताया आपको कि जैसे कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक थे, स्वदेश मित्र थे, स्वदेश यात्रा को अपनाने वाले थे। तो उन सभी यात्रा वृत्तांतकों को हम आपके सम्मुख रख चुके हैं। तो आज की तासिका में हम कुछ ऐसे साम्यवादी या यात्रा वृत्तांत के माध्यम से चीन की यात्रा, जो कि राहुल सांकृत्यायन के माध्यम से चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, ओम प्रकाश मंत्री का कृत माओ के देश में 5 साल, विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप में जो कृतियां आती है, जो आलोच्य रूप में प्रकाशित की गई है, उनकी संख्या तो तादाद में कम है, लेकिन चीन के यात्रा के संदर्भ में बहुत कुछ ज्यादा मायने में पाया जाता है। और आज के युग में यदि बात की जाए, पराधुनिक युग की बात की जाए, तो ये जो संक्रमण का दौर आया हुआ है, तो इस संक्रमण काल के दौर के समय में यह जो निकल कर बाहर आया, मतलब जैसे कोविड-19 की यदि बात हम लोग करते हैं, तो कोरोना के महामारी के समय में ये भी हमें चीन की ही देन है, ये मानते हुए चलेगा। तो चीन यात्रा के संदर्भ में कृतियों की राम आश्रय कृत कलकत्ता से पैकिंग, राहुल सांकृत्यायन कृत चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, 1960 में लिखा गया यह। ओम प्रकाश मंत्री ने कृत माओ के देश में 5 साल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो राम आश्रय ने डायरी शैली में का आश्रय लिया और यथासन अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त किया। भगवत चरण उपाध्याय ने चीन प्रवास के दिनों में लिखे गए उन पत्रों को संजोकर अपनी रचना का ताना बाना बुना। तो जापान यात्रा के संदर्भ में स्वतंत्र कृतियों में रामकृष्ण बजाज कृत जापान की सैर, चूंकि वो 1957 में लिखा गया, तो विशेष रूप में वो उल्लेखनीय रूप में पाया जाता है। तो इस यात्रा वृत्त में जापान के जो दर्शनीय स्थल हुआ करते थे, उन दर्शनीय स्थलों के साथ साथ जैसे हम लोग देख चुके हैं कि किसी व्यक्ति ने शिक्षा के रूप में देखा, तो यहाँ पर हम लोग शिक्षा को न मानते हुए आर्थिक प्रगति का यथासन विवेचन कैसे किया, यह हमें देखने को मिलता है। और आलोच्य युग में ऐसे भी यात्रा वृत्त पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते हैं, जिनमें एक देश से संबंध यात्राओं का विवरण देने के स्थान पर एकाधिक देशों से संबंध यात्रा वृत्तों से एक स्थान पर संकलित कर दिया। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पंडित सूर्य नारायण व्यास, डॉक्टर सत्यनारायण, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविंद दास, धीरेन्द्र वर्मा, भगवत चरण उपाध्याय, स्वामी सत्यव्रत, और इसके साथ साथ भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, अज्ञेय, गोपाल प्रसाद व्यास, रामकृष्ण बजाज, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, इनके नाम अधिक उल्लेखनीय रूप में माने जाते हैं। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सागर प्रवास, चूंकि वो 1940 में लिखा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, इन देशों के बारे में विविध प्रकार की जानकारी के साथ साथ वहां के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रांकन किया।
डॉक्टर सत्यनारायण ने अपनी कृतियां आवारे की यूरोप यात्रा, चूंकि उन्होंने 1940 में लिखा, यूरोप के झरोके में युद्ध यात्रा लिखा, तो इन विश्व युद्धों के समय के यूरोप का जो चित्र उन्होंने उकेरा हुआ है, तो अब्सिनिया पर इटली के आक्रमण के समय में वहां के जो पत्रकार है, तो वो पत्रकार भी उपस्थित थे, और फलस्वरूप उनकी जो युद्ध यात्रा में युद्ध का अत्यंत रोमांचकारी वर्णन मिलता है। तो इस युग में प्रकाशित होने वाले राहुल सांकृत्यायन की अत्यंत उल्लेखनीय रचना राहुल यात्रावली है ना, यात्रा के कुछ पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में राहुल की इन यात्रा वृत्तों में भौगोलिक पृष्ठभूमि, स्थानीय इतिवृत्त आदि का विस्तृत तो वर्णन मिल ही गया, साथ में उनके हिमालय के प्रेम घोष को भी प्रकट करने वाले प्रकरण भी प्रचुर मात्रा में मिले। और अनेक स्थलों पर उन्होंने पत्रात्मक शैली का प्रश्रय लिया। मतलब कई जगह पर हम लोग प्राप्त क्या करते हैं कि पत्रात्मक जो दायरा होता है, उस पत्रात्मक शैली को कई लोग आत्मसात करते हैं, क्योंकि पत्रात्मक शैली लिखने में बड़ी आसान होती है कि मैंने आपको लेटर लिखा, मतलब केवल लव लेटर की बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसा लेटर की, एक लेटर की स्टाइल होती है, लेखनी की शैली होती है, मतलब तुरंत कुछ लिखवा कर छोड़ दिया जाए, इसके नाम उसके नाम, तो याद भी रह जाता है और भेज भी दिया जाता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने यात्रा के पन्ने 1952 में लिखा, सेठ गोविंदास कृत सुदूर दक्षिण पूर्व, पृथ्वी परिक्रमा, सुदूर दक्षिण पूर्व में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इनकी यात्रा वृत्त। तो पृथ्वी परिक्रमा में हम लोग आपको बता चुके हैं कि मिस्र, यूनान, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, चीन, जापान, इन देशों के प्राकृतिक वैभव को, ऐतिहासिक स्मारकों को, राजनीतिक सामाजिक जीवन के चित्र को प्रस्तुत करने के साथ साथ इन देशों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पैरों में पंख बांधकर तथा उड़ते चलो नामक रचनाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने डायरी शैली के द्वारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, इन देशों के विदेशी दूतावासों, देहातों, दर्शनीय स्थानों, इनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। यशपाल को पहचानते होंगे, तो यशपाल के द्वारा लिखित राह बीती, सोवियत संघ, वियना, लंदन, रोम, रोमानिया, काबुल, इन स्थानों से संबंधित जो यात्रा वृत्त में लेखक ने न केवल दर्शनीय स्थानों का विस्तृत विवरण किया, अपितु इन देशों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी समुचित प्रकाश डाला। दोस्तों, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि छायावादोत्तर काल के पश्चात आने वाले काल में जो वर्णन मिलता है यात्रा का, उसे आप अधोरेखित कीजिए, उसे आप स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये सभी एग्जाम्पल जो हमने जिन जिन लेखकों के बताए, जिन जिन यात्राकारों के बताए, वो सारे देने आपके लिए अनिवार्य होंगे। यही कारण है दोस्तों कि यात्रा वृत्त जो हुए वो राजनीतिक निबंधों की श्रेणी का स्मरण कराते हुए दिखलाई देते हैं। पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, उन पूंजीवादी तथा समाजवादी देशों की तुलना से संबंध प्रकरण इन कृतियों में आरंभ से अंत तक अनेक स्थलों पर गूंथे पड़े। जिस प्रकार भगवत चरण उपाध्याय की बात करते तो वो दुनिया में इसराइल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, इन देशों से संबंधित होने वाला जो यात्राओं का रेखा चित्रात्मक शैली थी, उस रेखा चित्रात्मक शैली को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। पिरामिडों की जो छाया थी, नई दुनिया के रात, दिन और संध्या, इस प्रकार के प्रकरणों को रोचकता के साथ, चित्रात्मकता के साथ पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने में वो पूर्णतः समर्थ रहे। जिस प्रकार से यदि हम बात करते हैं स्वामी सत्य भक्त की, तो मेरी अफ्रीका यात्रा में युगांडा, केन्या, इन देशों की जो यात्रा का विवरण हमें मिलता है, तो उन भाषणों का जो सारांश संकलित रूप में होता है, श्रीमती विमला कपूर कृत अनजाने देशों में, यूरोप, अमेरिका, जापान, इन देशों की जहाज के द्वारा की गई यात्रा का पत्रात्मक शैली में काव्यात्मक वर्णन किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश के बारे में 1957 में लिखी मेरी यात्रा, इन यात्रा वृत्तों को जब संकलित किया, तो जिसमें कश्मीर को, सौराष्ट्र को, आदि भारतीय प्रदेशों के अलावा यूरोप के विभिन्न देशों के अद्भुत स्थानों को, मनोरंजन के साधनों का विस्तृत विवरण मिलता है।
राम कुमार ने यूरोप के स्केच में अपनी यूरोप यात्रा का रेखाचित्रात्मक शैली से वर्णन किया। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने आंखों देखा यूरोप, इंग्लैंड के अस्थिर मौसम, कला तथा सौंदर्य से परिपूर्ण वेनिस नगरी आदि का सशक्त वर्णन किया। आगे के एक बूंद सहसा उछले। आप लोगों को पता होगा कि हमारे लाइब्रेरी में भी है यह यात्रा वृत्तांत, एक बूंद सहसा उछले, 1960 में लिखा गया। इसमें रोहतम, पेरिस, बर्लिन, फिरेंजी इन स्थानों के वृत्तों का संस्मरण दिया। इन यात्रा वृत्तों के अध्ययन से पाठकों को बहुत सी नई जानकारियां भी मिली। उदाहरण के तौर पर लेखक के वेल्स की काव्य गायन परंपरा, राष्ट्रीय नाट्योत्सव, इनका भी वर्णन मिला और वो पर्याप्त एवं रोचक एवं ज्ञानवर्धक मिला। गोपाल प्रसाद व्यास की यदि बात करते हैं तो अरबों के देश में व्यंग्य विनोद मिश्रित शैली का प्रश्रय लेते हुए उन्होंने 1958 में मिस्र, सीरिया, कुवैत आदि अरब देशों में की गई अपनी यात्रा का जो विवरण प्रस्तुत किया, उनमें अरब देशों के प्रगति के सरकारी आंकड़े, विज्ञप्तियां जो थी वहां की, तो इन सभी को शामिल न होकर मन पर पड़े प्रभाव का भी लेखा जोखा प्राप्त किया। गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत संकलन, जिसमें उन्होंने दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया और गोरे लोग जो थे उनकी चिंतन पद्धति के संदर्भ में वर्णन किया। निर्मल वर्मा ने चिड़ों पर चांदनी, अपने यूरोप प्रवास की लंबी अवधि में समय समय पर मन में संजोए गए जिन अनुभव खंडों को अभिव्यक्ति प्रदान किए, उनमें आइसलैंड, स्केटनेट, पेरिस, वियना इन स्थानों का ही नहीं अपितु ब्रेस्ट, काफ्का, सार्त्र, लेक्नेस इन प्रकार के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं चिंतकों की विचारधारा का भी परिचय प्राप्त हुआ। हंसते निर्जर दहकती भट्टी में विष्णु प्रभाकर जी ने देश विदेश से संबंधित 21 यात्रा वृत्तों को संकलित किया। विभिन्न देश और कई प्रकार के स्थानों का वर्णन करते हुए लेखक कहीं कवि हो उठा, कहीं दार्शनिक, कहीं आलोचक और कहीं मात्र दर्शक। इस यात्रा वृत्त के मध्य गुजरते हुए पाठक कभी वैशाली के खंडहरों के विचरण करता है तो कभी धरती के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी में सवार होकर सैर करता है। कभी वो हिमालय की सुरम्य घाटियों में पहुंच जाता है तो कभी कश्मीर में मुस्कुराते हुए उद्यानों में हम पहुंच जाते हैं। कहाँ लेकर गए दोस्तों? तो देखिएगा कि जब हम यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं तो यात्रा वृत्तांत हमें कहाँ कहाँ की सैर करवाता है। कहीं पर यह लेखक कवि हो उठता है, कहीं पर दार्शनिक बन जाता है, कहीं पर आलोचक बन जाता है और कहीं पर मात्र दर्शक बन जाता है। इन यात्रा वृत्त के मध्य में जब हम लोग गुजरते हैं तो पाठकों को कभी यात्राकार वैशाली के खंडहरों में विचरण करने के लिए मजबूर कर देता है तो कभी धरती के नीचे चलने वाले रेलगाड़ी में सवार होकर सैर करवाता है, कभी वो हिमालय की सुरम्य घाटियों में पहुंच जाता है तो कभी कश्मीर के मुस्कुराते हुए उद्यानों में हमें लेकर जाता है, कभी वो हंसते निर्जरों का मादक संगीत सुनाता है तो कभी सोवियत संघ की स्वच्छ चकचक धुली हुई विस्तृत सड़कों पर टहलने के लिए लगा देता है। यद्यपि हम यदि भूमिका में यह लिख पाते हैं तो इन यात्रा वृत्तों में जानकारी देने का प्रयत्न केवल इतना है जितना अपनी अनुभूति का चित्र प्रस्तुत करने का होता है। फिर भी निसंकोच रूप में यह कहा जा सकता है कि यह यात्रा वृत्त पाठक को उपयोगी जानकारी देने की दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण पूर्वी देशों का सांस्कृतिक जीवन शीर्षक प्रकरण में लेखक ने बर्मा, वियतनाम, मलाया, थाईलैंड, कंबोडिया इस प्रकार के देशों की जीवन व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया वो पर्याप्त ज्ञानवर्धक है। रामेश्वर टाटिया ने विश्व यात्रा के संस्मरण में अपनी यात्राओं के रोचक इतिवृत्त प्रस्तुत किए। उनमें स्कॉटलैंड की मोटर यात्रा का प्रसंग है, लंदन के नाइट क्लबों के मोहल्ले, सोहो के अनुभव, न्यूयॉर्क की निग्रो बस्ती, लेनिनग्राड का सांस्कृतिक वैभव, पाकिस्तान यात्रा संबंध अनेक प्रसंग पाठक के मन पर स्थायी छाप छोड़ने में समर्थ है। अप्रवासी की यात्रा में डॉक्टर नगेंद्र ने जापान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के सामाजिक और शैक्षिक जीवन का रोचक एवं ज्ञानप्रद विवरण प्रस्तुत किया। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी को कैसे अपनाया जाता है तो इसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और जापान में, अमेरिका में, यूरोप में उनके शैक्षिक जीवन में रोचकता से ज्ञान प्रवृत्ति के माध्यम से ज्ञानवर्धक प्रकरण को प्राप्त किया। जैसे राजेंद्र अवस्थी ने सैलानी की डायरी में यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका में बिताए गए दिनों की निजी अनुभव को प्रस्तुत किया। यह कृति पाठक को इन देशों के साहित्यिक तीर्थ स्थानों से परिचित कराती है।
इसका कारण लेखक का स्वयं साहित्यकार होने के नाते साहित्य तथा साहित्यकारों में अधिक रुचि होना है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, आपको आ रहा है? सुन पा रहे हो हमारी जी आवाज? मैम। हाँ जी, हमें लगा कि शायद आप लोग सो गए। ऐसा तो नहीं है ना? सोने की प्रक्रिया तो नहीं चल रही ना आपकी? नहीं मैम। नहीं मैम। हाँ ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, तो इतने पॉइंट्स को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कंप्लीट करने के पश्चात जैसे हम तो आप तो हमें हमेशा देखते हो, लेकिन आज की तासिका में हम आपको देखने वाले हैं, है ना? तो आपके भी कैमरा ऑन होगा, हमारा भी कैमरा ऑन होगा, बीच में हम होंगे और आस पड़ोस में मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां होगी। तो देखिएगा हमें किस प्रकार से जुड़ना है। तो अनंत गोपाल शेवड़े जी ने दुनिया रंग रंगीली में सोवियत संघ, अमेरिका तथा जापान संबंधी यात्राओं को लिपिबद्ध किया हुआ है। तो सोवियत संघ संबंधी यात्रा विवरण को पाठकों को बहुत सी नई जानकारी प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेते हैं कि उदाहरणार्थ के रूप में वर वधु को पारस्परिक वफादारी के साथ राष्ट्र निष्ठा की भी शपथ दी जाती है। देखिएगा कि सोवियत संघ में यदि हम अपने देश की बात करते हैं तो अपने देश में जब वर वधु को एकत्रित किया जाता है तो 7 फेरे दिए जाते हैं, आपको पता होगा। तो एक केवल हमें एक दूसरे को नहीं देखना है, बल्कि एक दूसरे की फैमिली को अपनाना है, फैमिली के साथ साथ उनके विचारों को अपनाना है, विचारों के साथ साथ उनकी संस्कृति को अपनाना है, उनके धर्म को अपनाना। तो ये सारी चीजें जब गले में ये मंगलसूत्र आ जाता है तब आपको पता चल जाएगा अपने आप। देखिएगा कि जैसे वर वधु की पारस्परिक वफादारी उनको समझाई जाती है, ठीक वैसे ही अपने राष्ट्र की जो निष्ठा है उसकी भी शपथ दी जाती, और वो दी जाती सोवियत संघ में। ताशकंद के एक स्कूल में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कथाकार गोविंद मिश्र ने धुंध भरी सुर्खी में इंग्लैंड यात्रा को प्रतिपाद्य विषय बनाते समय विभिन्न स्थितियों पर निजी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। तो शिवानी ने यात्रिक में उन अनुभव को संजोया जो अपने पुत्र की बारात को इंग्लैंड में ले जाने में अनुभूत हुए। मतलब देखिएगा कि ये सारे यात्रा वर्णन जो हम सभी लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो कभी ना कभी अपने निजी लाइफ से जुड़े हुए थे, अपने निजी जिंदगी से जुड़े हुए थे। मेरे अपने खुद के अनुभव थे, मत मेरे मीन्स मेरे नहीं है, ये जो सारे आपके साथ शेयर करते जा रहे, जैसे शिवानी, गोविंद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, ये सारे के सारे लोग आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखिएगा, आपको इनको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको सवाल ही ऐसे पूछे जा सकते हैं। भारतेंदु युग के यात्राकार जितने थे उनका चित्रांकन कीजिए, उनका मार्मिक रेखांकन कीजिए, और इसे यूनिट पर मीन्स इन द सेंस पूरे ओवरऑल सिलेबस पर आज का जो सेमिनार, आज का जो वेबिनार होने जा रहा है, शायद आपको भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़ने भी वाले होंगे उसमें। तो याद रखिएगा, एक 5-10 मिनट हमारी जो तासिका है वो हम लोग जल्दी छुड़वा देंगे। तो यदि आप लोग जूम पर नहीं जुड़ते हो तो आपके लिए भी यूट्यूब का चैनल भी उन लोगों ने दिया हुआ है, तो नहीं जुड़ पाएंगे हमें पता है, क्योंकि 10 बजे तो वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10 बजे तक यदि वो लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करते करते, तो 10:15 बजे तक हम सभी लोग वहां पर जुड़ जाएंगे। आप लोगों का भी उत्तरदायित्व होगा कि कैसे वो लोग क्या बताते हैं, उन सभी चीजों को हमें लिख लेना है। कॉपी पेन आपके पास होनी ही चाहिए हर एक पेपर का। जैसे हम यात्रा वर्णन की बात करते हैं, तो कल हमें ये बुक मिली, प्रशांत, अभी भी हमारी लाइब्रेरी से नहीं मिली हुई है, प्रशांत बुक डेपो से हमने कल मंगवाई। तो मेरी जापान यात्रा में राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने अंत में, देखिएगा कि इस बुक के अंत में उन्होंने अपना वीजा भी दिया हुआ है, कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जो पासपोर्ट बनाया था उस पासपोर्ट को भी दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को और हम लोगों को यकीन हो जाए कि हम सही में गए थे, है ना। उनके द्वारा किए गए सारे वृत्तांत को किस प्रकार से मार्मिकता से दिया गया है, इसके भी चर्चा आज के जो वेबिनार है उसमें होने वाला है। बहुत सारा नॉलेज बेटा आप सभी लोगों को उसमें मिलने वाला है, तो जुड़िएगा निश्चित तौर पर, हमें भी जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है। तो जैसे हम शिवानी की बात कर रहे थे, तो 1980 में, मतलब जब
आपका और हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस समय में शिवानी ने अपने अनुभव को संजोया। और उनके अनुभव क्या थे कि जब उनके पुत्र की बारात निकली थी, तो उनके पुत्र की बारात को जब इंग्लैंड में लेकर गए थे, और जो इंग्लैंड में लेकर जाने वाली जो बारात थी, जो उन्होंने फील किया था, उन अनुभव को उन्होंने यात्रिक में लिखा दिया। तो देखिएगा, ऐसे ही आपको याद रख लें। और आलोच्य अवधि में यदि हम लोग बात करते हैं इस युग की, तो इस युग में स्वदेश यात्रा के संदर्भ में अनेक यात्रा वृत्त भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हुए। स्वदेश भ्रमण करना जितना सुविधाजनक होता है, उतना विदेश भ्रमण नहीं होता। विदेशी मुद्रा की सतत विद्यमान रहने वाली कमी के कारण सैर सपाटे के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा पर खर्च करना हमारे देशवासियों के लिए किसी विशेष गौरव की बात नहीं होती है। देखिएगा कि चालान अलग अलग होता है ना, जैसे हम लोग अपने भारत देश में रुपयों का निर्माण करते हैं, है ना, लेकिन अमेरिका की यदि बात करें तो वहां पे डॉलर चलता है। हमारे इंडिया का जो चालान है वो उस जगह पर नहीं चलेगा। लेकिन अमेरिका में जब हम लोग चले जाते तो विदेशी मुद्रा की बीच में जो हमें खर्च करना पड़ता है विदेशी मुद्रा के रूप में, तो ये विदेशी मूल्य जो होते हैं ना, वो विदेशी मुद्रा जो होते हैं ना, उस पर हमारे देशवासी किस प्रकार का खर्च करते हैं, ये तो विशेष गौरव की बात। फिर हमारा देश तो प्राकृतिक सुषमा से ऐतिहासिक स्थानों एवं स्मारकों एवं भग्नावशेषों की अत्यंत अंचल में निवास करने वाले व्यक्तियों की आचार विचार खान पान वेशभूषा आदि में इतनी विभिन्नता रखता है कि पर्यटक उसका अनुभव नहीं कर पाता। और इसी वैविध्य के फलस्वरूप स्वदेश यात्रा के संदर्भ में अनेक कृतियां समय समय पर हमें प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। जैसे यदि हम कृष्ण विष्णु प्रभाकर जी की बात करें, प्रभाकर द्विवेदी की बात करें, गोपाल नेवटिया की बात करें, तो मेरी कश्मीर यात्रा में सत्यवती मलिक ने कश्मीर के सैर इन प्रकार की रचना का उल्लेख मिला। इन तीनों रचनाएं जो वो कश्मीर से संदर्भित है, कश्मीर यात्रा पर लिखी गई रचनाओं में इन तीनों का उल्लेखनीय स्थान पाया जाता है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वामी रामानंद द्वारा क्रमशः रचित कैलाश मानसरोवर, कैलाश दर्शन, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य साकार कर दिया। विष्णु प्रभाकर जी ने ज्योतिपुंज हिमालय हिमालय पर्वत की अपने 3 यात्रा, जिसमें धर्म समाज संस्कृति इसके प्रकार अलग अलग संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। विष्णु प्रभाकर जी की आस्था मन की यात्रा भी कराती है। लक्ष्मी नारायण टंडन की प्रमुख कृतियां संयुक्त प्रांत की तीर्थस्थान, संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं, चक्रधर हंस की उल्लेखनीय कृति, भारतवर्ष के कुछ दर्शनीय स्थान इस प्रकार से मिल जाते। तो राहुल सांकृत्यायन ने स्वदेश यात्रा विषयक प्रकाशित कृतियां किन्नर देश में, राहुल यात्रावली, दार्जिलिंग परिचय, राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं में जहां एक और किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्ता आदि का विवरण दिया जाता है, तो वही दूसरी ओर वहां के जनजीवन, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के मनमोहक शब्द चित्रित किए जाते हैं। लेखक यात्रा के मध्य समय समय पर मिलने वाले व्यक्तियों का उल्लेख करना भी नहीं भूला। विभिन्न स्थानों के नाम किस प्रकार परिवर्तित कर होते हैं, अंचल की विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ता है, इन सब का सहज एवं शोधपूर्ण निरूपण राहुल की यात्रा वृत्तों में अपनी विशेषता रखता है। देखिएगा, आपको यदि कोई याद आता है या नहीं आता है तो आप राहुल सांकृत्यायन को याद कर लीजिएगा, उनके यात्रा वर्णनों को याद कर लीजिएगा और लिखते चले जाइएगा, तो आपकी जो राइटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। अब देखिएगा कि जैसे इन लेखकों की कृतियों में हिममंडित पर्वतमालाएं है, सर्पिल पहाड़ी है, मार्ग है, कलकनाद करती नदियां हैं, और ऐसे सशक्त चित्रण वहां पर किया गया है कि जैसे पाठक अपने हृदय में वहां पहुंचने की इच्छा संजोए बिना नहीं रह पाता। अरे यायावर रहेगा याद, 1953 में लिखी गई अज्ञेय की यह रचना पश्चिमी सीमा के प्रांत तक की गई यात्रा का वर्णन करवाती है। इस कृति में लेखक ने किसी स्थान का बाहरी वर्णन प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उस स्थान विशेष को देखकर मन में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को भी यथास्थान व्यक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं तो कविता, कहानी इनके समान अज्ञेय की यात्रा वृत्त भी बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की विडंबनाओं को भी समर्थ रूप से संदर्भ देकर परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी अरे यायावर रहेगा याद निजी महत्व रखता है। यात्रा वृत्तों को सृजनात्मक संबंधी की उपलब्धि के रूप में देने वाली कई और रचना है, जैसे मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, उल्लेखनीय रचना,
मूलतः कथाकार होने के कारण मोहन राकेश के इस यात्रा वृत्त में कथा साहित्य की रोचकता सहजता से मिल जाती है। पानी का मोड़ परिचित के अंतर्गत अल्पे सी क्वालिन पहुंचने पर बस स्टैंड के पास लेखक की भूख, बीमारी, बेरोजगारी इस विषय पर बातचीत होती है और उस बुढ़ो के मनभाव को अभिव्यक्त कर देती है। उस बुढ़े का यह कहना है कि जिस प्रकार बैल चारा मिले बिना हल नहीं जोतता, उसी प्रकार जनता भी बिना भोजन मिले अपने कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा कर पाएगी। और इसीलिए केंद्र सरकार को कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 समय का भोजन मिल सके। निश्चय ये एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बता दी। देखिएगा कि जिस प्रकार से बैल को चारा नहीं मिल पाता तो वो हल नहीं उठा पाता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जब तक खाना नहीं दे पाता तब तक वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस बात की अभिव्यक्ति उस कानून को होनी चाहिए, उस सरकार को होनी चाहिए कि कम से कम व्यक्ति को 2 समय का भोजन मिले और निश्चय एक मानविक अभिव्यक्ति के रूप में उभर कर आती है। कुछ यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? जी मैम। खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव, इस प्रकार का जो लिखा गया यात्रा क्रांति सागर। तो क्रांति सागर के द्वारा, मुनि क्रांति सागर के द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए कई यात्राओं का वर्णन किया गया। मतलब देखिएगा कि खोज की पगडंडियां कई प्रकार की खोज करते हैं। खंडहरों का वैभव, हमने इसके पूर्व भी आपको बताया कि जैसे भुसावल के निकट एक छोटा सा ग्रामीण आंचल है जिसका नाम वेलहड़ा है। यादव कालीन कई मूर्तियों को वहां पर पाया जाता है, कई खंडहर वहां पर पाए जाते हैं। हम कहें कि कई प्रकार के सिक्के वहां पर मिल जाते हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं पुरातत्व में, उन देव मूर्तियों के बीच में, याथारूथ के मंदिरों में। तो पुराने जो खंडहर है उनको देखने के पश्चात लेखक का जो मन होता है वह अतीत में विचरण करने लगता है, वो प्राचीन कालीन भारत के गौरव का स्मरण पुलायमान कर देता है। पार उतरी कह जइयो, इस प्रकार का जो प्रभाकर द्विवेदी का स्थानीय बोली का पूठ है, तो वहां पर घोंडा बस्ती के जिले का लोक जीवन का चित्रांकित किया। शिवालिक की घाटियों में विद्यानिधि सिद्धांतकार ने शिकारी यात्राओं का वर्णन किया। हजारीबाग यात्रा का सपाट वर्णन करते हुए कई जगह पर विभिन्न अवसरों को, मन में उठने वाले विचारों को चिंतन की चाशनी में फेंट कर अत्यंत सहज रूप से व्यक्त कर दिया। आत्म साक्षात और आत्म मंथन शीर्षक प्रकरण में लेखक का चिंतन पक्ष पर्याप्त प्रबल हो गया। अंग्रेजी, मराठी, बंगला इन भाषाओं में लिखे गए यात्रा वृत्त, उनके अनुवाद भी प्रकाशित हो गए। काका कालेलकर कृत हिमालय की यात्रा, सूर्योदय की ओर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कृत बद्रीनाथ की ओर, शंकर कृत ए पार बंगला ओ पार बंगला विशेष रूप से उल्लेखनीय। सूर्योदय का देश, हिमालय की यात्रा, मेरी जापान यात्रा, बद्रीनाथ की ओर, अनकप्रदा, रुद्रप्रयाग, पाताल गंगा, पांडुकेश्वर, गंधमादन, बद्रीनाथ, इस प्रकार के तमाम ऐसे यात्रा वृत्तांत है दोस्तों जिस पर कई प्रकार के अनुवाद मिल जाते हैं। शंकर जी का यदि हम लोग देखते हैं कि अपने विश्व यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान का कड़ा कानून है, क्योंकि वह भारत विरोधी है, भारत विरोधी प्रचार पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बंगालियों को अलग नहीं कर पाया। भारत तथा पाकिस्तान के बाहर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के लोग भाई भाई की तरह रहे। अटूट संघर्ष के फलस्वरूप आज पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है। शंकर की यह कृति पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए संघर्ष के दिनों में प्रेरणा का अक्षय स्रोत भी रही। प्रवक्ता दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो हिंदी का जो यात्रा वृत्त मिलता है, इसका साहित्य का मूल्यांकन करने के पश्चात हमें ज्ञात हो जाता है कि विदेश के भ्रमण संदर्भी जो ग्रंथों की तुलना है वह भारत के भ्रमण संदर्भी ग्रंथों से कम प्रकाशित हुए। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों के भ्रमण कर वहां के अद्भुत दृश्य, पदार्थ, प्रथा, जीवन मूल्य, इनको देखने और समझने की जितनी तीव्र इच्छा हुई उतने अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती। वास्तविक तौर पर देखा जाए दोस्तों तो पाठक भी भारत के भ्रमण के संदर्भ में रचनाओं की अपेक्षा विदेश भ्रमण संदर्भी रचनाओं के अध्ययन में अधिक प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है ना। हम भारत में यदि रहते हैं तो भारत
के लोगों को भारत का अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन विदेश में जाने का हम सभी लोगों का अट्रैक्शन होता है। तो लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत में भी कई स्थल ऐसे हैं जिसमें हम लोग भ्रमण कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, उनके जीवन मूल्यों को पढ़ सकते हैं, उनकी प्रथाओं को देख सकते हैं। हाँ, 10 मिनट बाकी है। हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं प्लीज कि आप अपने कैमरों को ऑन कर दीजिए ताकि हम आपको देख सकें। बीच में आ जाइएगा आप सभी लोग बीच में आ जाइए, हमें भी बीच में रखिएगा। और अब हम लोग 10 मिनट में चर्चा करेंगे कि आप लोगों को कितना आपने समझा है। प्लीज आपके माइक को भी ऑन कर दीजिएगा और आपके कैमरों को भी ऑन कर दीजिएगा आप सभी लोग। वैशाली जुड़ी है, कविता, उजाला, सुनीता, गायत्री भी जुड़ी थी। कविता, उजाला, सुनीता, आप आपके माइक को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही में आपके कैमरों को भी ऑन कर दीजिएगा। हम आपको भी देखना चाहते हैं, आपके घर को देखना चाहते हैं। वेरी गुड। कविता, उजाला, प्लीज। उजाला आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, एनी प्रॉब्लम? हाँ, बोलते जाइएगा। वैशाली, क्या आप समझ रहे हो इसे जो आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका वॉल्यूम आपने बहुत ही कम कर दिया है। हाँ जी सुनीता, क्या आप उसे समझ रही हो बेटा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। वॉल्यूम बड़ा कर दीजिए ना आपका। उजाला, कविता। यस मैम। हाँ उजाला, आप आपका माइक ऑन कर दीजिए बेटा, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं प्लीज। कविता, आपका, यस कविता। यस मैम। हाँ दिखाई दे रहा है, कविता। आप कैसे दिखाई दे रहे हो? सुनीता, आपका वॉल्यूम बढ़ गया हो बेटा, तो आप बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने अब तक क्या क्या लिया। यात्रा और वृत्तांत पर ही अब सभी लोगों को जुड़ना नितांत आवश्यक होगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपका एक वेबिनार होने जा रहा है। उस वेबिनार में आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, तो आप लोग भी जुड़िएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट पर चर्चा आपकी होगी, मतलब जैसे जनरल के भी विषय होंगे। अब सभी विषय, लगभग जितने भी विषय आपको हिंदी के नए विषयों के बीच में है, तो उन विषयों की चर्चा आज के वेबिनार में होगी। तो तुरंत इस लेक्चर के पश्चात आप लोग उसके साथ जुड़िएगा। आपके यदि कोई सवाल होते हैं यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में, तो आप भी उसके साथ शेयर कीजिएगा। आपके प्रश्नों का स्वागत उस वेबिनार में वो जो बड़े बड़े विद्वान वहां पर अपना मत प्रकट करेंगे, अपनी बड़ी अभ्यास के साथ वो लोग पेश आएंगे, तो वो सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, है ना। तो आपको तुरंत यहाँ से जुड़ने के पश्चात वहां पर जुड़ना ही है, यहाँ से निकलने के पश्चात। तो क्या आप लोग उसे समझ में आ रहा है? आपने क्या क्या लिया अब तक? आप क्या थोड़ी चर्चा करेंगे? चर्चा विमुख आपका ये लेक्चर हमने जानबूझ के रखा हुआ है कि आप लोग कितना ले रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है? उज्ज्वला अभी तक भी नहीं आई हो बेटा, प्लीज आ जाइए। क्या क्या लिए आपने बताइएगा, थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं कितना ले रहे हो, कितना आपके समझ में आ रहा है, क्या है यात्रा वृत्तांत? एस उजाला, वैशाली, आप बोलते जाइए, चुप्पी मत साधिए, आप ही के साथ बोलना है, हमें दीवारों से बात नहीं करनी है। क्या क्या लिया आपने? सुनीता, आप कुछ कहना चाहती हो? बोलो। कविता, आप कुछ कहना चाहते हो? बोलते जाइए बेटा, ऐसे चुप्पी साध कर नहीं चलेगा।
बोलो बोलो, जो भी बोलना चाहते हो आप, क्या आपको समझ में आ रहा है? भारतीय, देखिए हमने पहले तो यात्रा साहित्य का शब्दों को बताया, यात्रा साहित्य किसे कहते हो बताया, उसकी परिभाषा को बताया, उसके प्रयोजन को बताया, उसके महत्व को बताया, उसकी विशेषताओं को बताया। धीरे 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 अब हम लोग एंटर हो चुके हैं, भारतेंदु युग से स्टार्ट किया, फिर भारतेंदु युग और छायावाद युग को बताया, छायावाद युग की बातें बताई, छायावादोत्तर युग के बारे में बात की। तो क्या ये यात्रा करते करते आप लोग उसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं मैम। हाँ, तो उजाला आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा बेटा, ताकि हम देख पाए। मैम कैमरा नहीं हो रहा है ऑन, अटक रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, वैशाली हमारे सामने है, कविता हमारे सामने है, सुनीता हमारे सामने है। तो आप लोग बेटा बात करते जाइए। क्या आपको ये आपका ना ग्रुप डिस्कशन का समय है, डाउट सेशन आपका चल रहा है, तो क्या आपको इस प्रकार हम लोग यदि चल रहे हैं तो किसी को कोई डाउट आ रहा है? ये नहीं मैम। किसी को डाउट होता है पढ़ने में, पढ़ाने में आपको कोई चेंजेस चाहिए, तो प्लीज यू डिस्कस इट। आपको जो लगता है आप लोग डिस्कस करते जाइएगा कि यस मैम हमें ये क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपकी जो मेंटलिटी है, जैसे आपकी सृजनशीलता है, उस हिसाब से आप लोग बात करते जाइएगा। क्या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उस स्टाइल से पढ़ाने का तरीका आपको, आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप लोग यस मैम। सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, बोलते भी नहीं, हम क्या समझे यार? क्या आप लोग उसे समझ रहे हो? जी मैम। देखिए, जब भारतेंदु युग की बात करते हैं या छायावादोत्तर युग की बात करते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन आपको इस पर सवाल पूछा जाएगा बेटा, आपको नजरअंदाज करके नहीं चलना है। तो जिस प्रकार से राजनीतिक दौर चलता है, उसी प्रकार आर्थिक, धार्मिक, तो सारी दृष्टियों से यदि हम लोग कटाक्ष डालते हैं तो देखिएगा कि किस प्रकार से हमारा ये जो साहित्यकार है किस प्रकार से यात्रा करता है, और उस यात्रा के दौरान किसी जगह पर डायरी शैली को आत्मसात करता है, तो कभी वो पत्रात्मक शैली को आत्मसात करता है ना। तो इन सब पर आप लोगों की चर्चा होनी चाहिए। एक कोई छायावाद का युग ले ले, एक कोई भारतेंदु युग ले ले, एक कोई छायावादोत्तर युग ले ले, कोई राहुल सांकृत्यायन को ले ले। तो इस प्रकार से यदि हम लोग अपने आप में उसे बांट देते हैं तो निश्चित ही तौर पर वह दिन दूर नहीं है कि आप यात्रा वृत्तांतों को बहुत अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें। तो देखिएगा कि जब भी यात्रा वृत्तांत की बात चलती है तो नजरअंदाज किसी भी पॉइंट को करके नहीं। भले ही आपको ये जो मेरी जापान यात्रा ये बुक दिखाई दी जा रही है, ये मूल टेक्स्ट बुक है। कल से हमें इस टेक्स्ट बुक पर चर्चा करनी ही वाले हैं। इस टेक्स्ट बुक में जो बातें बताई गई है, शायद आज के वेबिनार में आपको हमसे बेटर नॉलेज मिल जाए। और हो सकता है कि इस टेक्स्ट बुक के संदर्भ में अब इसकी पीडीएफ हम आपको तुरंत गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे, है ना। तो आप लोगों को नया बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। इसी बुक में से जो पॉइंट गूगल क्लासरूम में यदि आप सभी चले गए हो तो ये गूगल क्लासरूम में एज इट मिल जाएगी। अब तक के हुए जितने आपके लेक्चर्स है, उन लेक्चर्स का पीडीएफ आपको दे देंगे, ताकि छायावाद काल जो है, द्विविधि युग जो है, वो एक पीडीएफ के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। एक नोट्स आपके पास, प्रॉपर नोट्स आपके पास रहेगी, है ना। और उस नोट्स को आप लोग पढ़ पाओगे, उस नोट्स को आप लिख पाओगे, अंडरलाइन करके रखिएगा। यदि आपके घर में प्रिंटर होता है तो उसकी प्रिंट निकाल के रखिएगा, और प्रिंट नहीं है, प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हो तो उसे आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो जो बातें यहाँ पर हो रही है, निरंतर रूप से आपको उसे पढ़ना अनिवार्य होगा। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप केवल इन कानों से सुन रहे हैं, लेक्चर्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। ये तो छोटे बच्चों की तरह ही होगा बेटा फिर, कि जैसे छोटे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं,
और स्कूल से आते हैं, अपने बैग को पटक देते हैं, घर का खाना खा लेते हैं और चुप्पी साधे हुए अपने घर में बैठे रहते हैं। तो आपका उत्तरदायित्व इस तासिका में नहीं होगा, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष के बीच में आप लोगों का दौर चल रहा है, लास्ट ईयर में है। हो सकता है बेटा कि इस ईयर के पश्चात आपका बीएड के लिए सिलेक्शन हो जाए, आप जहां पर जाना चाहते हो उसके लिए सिलेक्शन हो जाए, एनएसएस एनसीसी के जरिए यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन हो जाए। जहां पर भी आपकी मनोकामनाएं होती है उसके सभी के द्वार आपके लिए यहाँ पर खुले होते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना है कि आपको नजरअंदाज किसी भी विषय को करके नहीं चलेगा। तो इस लेक्चर्स के तुरंत बाद आपको जो सर ने भिजवाई है, हर ग्रुप में डाली हुई है मेरे ख्याल से, सर ने हर ग्रुप में वो इसका डाला हुआ है, जूम मीट का डाला हुआ है, और अभी